Students of 10th class start the first chapter of history. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद के प्रति निष्ठा, प्रेम, उसकी प्रकृति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा: राष्ट्रवाद के प्रति निष्ठा, प्रेम, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। अब देखते हैं राष्ट्र का अर्थ क्या होता है। अर्नेस्ट नेरन के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्रभाषा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नारीवाद। नारीवाद क्या? स्त्री पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार नारीवाद कहलाता है। नारीवाद का अर्थ है स्त्रियों को भी पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार मिलने से। अब चैप्टर से बात करते हैं। ये आपकी डेफिनेशन थी। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? सबसे पहले 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। जो सबसे पहले राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1789 की क्रांति। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया था। वहाँ की सत्ता फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई थी। जो फ्रांस के जो लोग थे वो राजतंत्र को ख़त्म कर प्रजातंत्र की मांग कर रहे थे। और सेकंड पॉइंट है, वहाँ के लोगों का मानना था कि फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। स्कूल और छात्रों के लिए क्लब की स्थापना की जाए जिसका नाम जैकोबिन क्लब रखा गया। जूंकर्स प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी थी। इसमें बड़े बड़े जमींदार थे। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था। उसने अपने अधीन क्षेत्रों में एक समान शासन और आलू व्यवस्था की। वह अपनी 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता के लिए विशेष रूप से विख्यात हैं। इस संहिता ने कानून के सम्मुख समांतर संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था। जो नेपोलियन 1804 की संहिता लागू की गई थी उसमें सभी को समान समझा गया और समान ही संपत्ति का अधिकार दिया गया। मैसनी इटली के इस महान क्रांतिकारी ने एक यंग इटली आंदोलन चलाया जिसमें सभी युवाओं को जोड़ा गया था और उसमें इटली के एकीकरण की भावना को बल मिला। गैरिबाल्डी क्रांतिकारी था, उसने इसका समर्थन किया, साथ दिया। गैरिबाल्डी इटली का एक महान क्रांतिकारी था जिसने लाल कुर्ती नामक एक सेना तैयार करी जिसको रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। और इसने ऑस्ट्रिया की सेनाओं को हराया। इस सेना की सहायता से इसने इटली के लिए एक स्वतंत्र संग्राम चलाया और इसने कई आंदोलन भी चलाए थे। काबुर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। काबुर को इटली का बिस्मार्क इसलिए माना जाता है क्योंकि जो बिस्मार्क था उसने जर्मनी के एकीकरण में रक्त और लोहे की नीति का पालन किया था। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने इटली के एकीकरण में बहुत योगदान दिया था। उसी ने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में लाने की घोषणा की थी। काबुर ने सबसे पहले सार्डिनिया राज्य को इटली में मिलाया था। पहले 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभाजित था। तो उन 7 राज्यों को इकट्ठा करके इटली को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना था। 1863 में इमैनुएल को द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। जो एमुनल को द्वितीय था जो उसको एक स्वतंत्र इटली का राजा घोषित किया गया था 1863 में। बिस्मार्क जर्मनी के राजनीतिक इतिहास में बिस्मार्क को अद्वितीय स्थान प्राप्त है। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लोहे की नीति अपनाई। उस जैसे महान क्रांतिकारियों के प्रयत्न से जर्मनी का एकीकरण हो पाया था। इटली के एकीकरण करने वाले जो 3 महान क्रांतिकारी थे वो थे
मैसनी, गैरिबाल्डी, कावूर। जर्मनी का एकीकरण करने वाले जो महान क्रांतिकारी थे वो थे बिस्मार्क। आता है नेक्स्ट पॉइंट्स आता है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान पर पहले टर्की का राज्य था। 1821 में टर्की के विरुद्ध यूनान ने एक विद्रोह करा और विद्रोह का संचालन माल्डेया के राजा हेप्सिलांटी ने किया। एड्रियानोपल की संधि 1829 के अनुसार टर्की ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस 1815 में बुलाई गई एक बैठक थी जिसमें एक संधि हुई थी जिस नेपोलियन द्वारा विचित प्रदेशों को दोबारा से स्थापित करना था। फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए कुछ नए राज्य भी उस सीमा पर स्थापित करने थे जहां पर फ्रांस की सीमा का फैलाव हो रहा था। 1830 ईस्वी की क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए यूरोप के शासक के प्रयास असफल रहे। अतः 1830 ईस्वी में अनेक देशों में क्रांति की चिंगारी भड़क उठी। फ्रांस का राजा भागकर इंग्लैंड चला गया था। जब 1830 में जब क्रांति शुरू हो गई तो वहाँ के जो राजा थे असफल रहे और उन्होंने 1830 में फ्रांस का जो राजा था वो इंग्लैंड जा पहुँचा और उसका स्थान जब राजा ने वहाँ का जो सिंहासन छोड़ दिया था तो लुई फिलिप ने वहाँ के सिंहासन पर राज कर लिया और उसने एक वचन दिया था कि जैसी जनता चाहेगी मैं ऐसा शासन करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। हॉलैंड में आज़ादी पाने के लिए बेल्जियम में विद्रोह हुआ। इटली, जर्मनी के कई राज्यों और पोलैंड में विद्रोह होने के कारण विद्रोह को दबा दिया गया। फिर भी दो नए राष्ट्रों की स्थापना हो गई। 1830 में जो क्रांतियाँ हुई थी वो असफल होने के कारण कुछ दिन तक वो आंदोलन चला, युद्ध हुए। पूरे देश को तो आज़ादी नहीं मिल पाई लेकिन दो राष्ट्र वहाँ पर स्वतंत्र हुए। 1830 में यूनान था और 1839 में बेल्जियम। उसके बाद फिर 1848 से फिर क्रांतियाँ शुरू हुई। 1848 में यूरोप के लगभग सभी देशों में क्रांतियाँ हुई। इन क्रांतिकारियों ने पवित्र संधि वाले देशों को झुलझा कर रख दिया था जिनसे आपस में शर्तें होकर जो स्वतंत्र घोषित कर दिए उनके लिए भी प्रॉब्लम हो गई थी। लुई फिलिप जैसे 1830 के विद्रोह के बाद फ्रांस का राजा बनाया गया था और वह भाग गया। फ्रांस फिर गणतंत्रवादी राष्ट्र बन गया था। राजतंत्र खत्म होने के बाद फिर से जनता के हाथ में उसकी पावर आ गई थी। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जो एक प्रतिवादी शासक था और उसके उदारवाद के विचारों ने उन्हें कठोरता से विरोध किया। जो इटली का एकीकरण सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर एमुलन द्वितीय के अधीन 1870 में संपन्न हुआ। इस कार्य में 3 व्यक्तियों ने एक अहम भूमिका निभाई, मैसनी, गैरिबाल्डी और कावूर। तीनों की तीनों महान क्रांतिकारियों के कारण इटली का एकीकरण हो पाया था। स्वतंत्र इटली का जो राजा बना था वो था विक्टर एमुनल द्वितीय। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क की सैनिक कूटनीति, ऑस्ट्रो पर्सा युद्ध, फ्रांको पर्सा युद्ध के परिणामस्वरूप 1871 इटली के एक साल बाद स्वतंत्र जर्मन हुआ था। मारियन और जर्मेनिया 2 नारियों के चित्र थे, जो एक दूसरे के रूपक थे। वो राष्ट्र के प्रति चित्रित थे। मारियन फ्रांस गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी और जो जर्मेनिया थी वो जर्मन राष्ट्र के रूपक थी। ये आपके फर्स्ट चैप्टर के मेन पॉइंट्स कंप्लीट हैं। प्लीज़ केयरफुली लर्न।